नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज जानेंगे म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का समावेश है। हाइब्रिड फंड से पोर्टफोलियो में न सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है बल्कि अनिश्चित बाजार में भी जोखिम से बचने में ये फायदेमंद है। चर्चा करते हैं इस खास कैटेगरी की। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दे। पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। पंकज जी और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के कार्यक्रम में। हाइब्रिड फंड, जैसा कि लोगों को अब इसके बारे में बहुत ज्यादा समझने में आ रहा है कि हाइब्रिड मतलब दो चीजों का एक मिश्रण। जब हम म्यूचुअल फंड कैटेगरी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो पंकज जी, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये? स्वाति नमस्कार। देखिए, हाइब्रिड फंड्स का मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा असेट क्लासेस हैं। अब यूजुअली तो इक्विटी और डेट होते हैं, लेकिन इवन अगर हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जहां पर इक्विटी और डेट के साथ साथ गोल्ड और साथ में सिल्वर भी हो सकता है, वो भी हाइब्रिड कैटेगरी है। तो होता यह है कि या तो आप अलग अलग इक्विटी में निवेश करेंगे, आप डेट में करेंगे, आप गोल्ड में, लेकिन ये फंड है कि एक ही फंड में आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का फायदा मिल जाता है। तो ऐसे निवेशक जो चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो रहे, या मान लीजिए एक ही स्कीम है और उस स्कीम के जरिए उन्हें मल्टीपल एसेट क्लासेस का बेनिफिट चाहिए, तो उनके लिए स्कीम्स काफी सुटेबल होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ग्रोथ की संभावना होती है, तो वहीं डेट जो होता है वो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही गोल्ड सिल्वर वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करता है। तो एक स्कीम में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसा माना जाए प्रवीण कि ये एसेट एलोकेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हाइब्रिड फंड। लोगों को ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा सरदर्दी ना लेनी पड़े कि मुझे इक्विटी में कितना पैसा डालना है या डेट में कितना एलोकेट करना है। हाइब्रिड फंड इस किसी भी तरीके की समस्या से आपको दूर करने के लिए एक अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की। नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक पंकज जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो हाइब्रिड कैटेगरी है ये डिफरेंट एसेट क्लासेस को एक साथ लेके आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका यूज है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज में वो 2 या 3 तरीके से है जहां पे ये बहुत अच्छा फिट हो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं और वो प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट बहुत ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं और वो प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रखते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है उनके। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस के लिए अगर वो एक बैलेंस्ड एडवांटेज या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड चुने जिसमें ठीक ठाक मात्रा में आपके पास इक्विटी भी है पर साथ में डेट का मिश्रण है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी स्मूथ हो सकती है जब वो शुरुआत कर रहे हैं, एंड उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा सा घबरा रहे हैं स्पेसिफिकली। उसके अलावा स्वाति जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो कैटेगरीज है, जो हमारे पास 6 सब कैटेगरीज है हाइब्रिड में, इनमें से कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो मेरे ख्याल से वो लोग जो रिटायरमेंट की तरफ अब बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अपना पैसा उन कैटेगरीज में डाल के कल को वो पैसा उसी में बनाए रख सकते हैं और वहां से सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसकी सेकंड यूजफुलनेस मेरे ख्याल से वो है। और तीसरा मेरे ख्याल से बहुत निवेशक होते हैं जो एक मॉडरेट रिस्क एपिटाइट के साथ आते हैं, डालना चाहते हैं पैसा थोड़ा इक्विटी में पर घबराते भी हैं, और उनका कई बार टाइम होराइजन भी 4 से 5 साल का रहता है। तो मेरे ख्याल से जो हाइब्रिड फंड्स की सब कैटेगरीज है इनमें से स्पेसिफिकली 2-3 इस तरीके के निवेशकों के लिए काफी यूजफुल है। तो क्योंकि हमारे पास काफी वैरायटी है विद इन हाइब्रिड ऑल्सो, ऑफ कोर्स उनका यूज हर पोर्टफोलियो में अलग तरीके से किया जा सकता है, पर मेरे ख्याल से ये 3 एक बहुत जो प्राइमरी उपयोग हैं इस ब्रॉडर कैटेगरी के वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं। जी, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज फंड, आर्बिट्राज फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये तमाम वो फंड्स हैं जो कि अंडर हाइब्रिड कैटेगरी आते हैं। और इनकी ब्यूटी ये है कि इनमें इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो अलग अलग अनुपात में रहता है, अलग अलग मात्रा में रहता है, और इसलिए एक निवेशक के पास हाइब्रिड कैटेगरी के अंडर
इक्विटी और डेट के एलोकेशन के हिसाब से अपने लिए एक अच्छा फंड चुनने का मौका भी रहता है। इसलिए तमाम फंड्स का एक एक करके हम अब इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, पंकज जी, जैसा कि नाम ये सजेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर का ये हाइब्रिड फंड रहता है, पर इसमें जो डेट या फिर टू इक्विटी का रेशो है वो लगभग कैसा रहता है, और क्या खासियत है ऐसे फंड की? बिल्कुल स्वाति, देखिए जब हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड की, तो एक बात तो तय है कि उसमें इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस हैं, लेकिन उनका अनुपात क्या है उसके आधार पर इन्हें अगेन हम सब प्राइस करते हैं। बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड पर, इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो 10% टू 25% के बीच रहता है। तो यानी कि इक्विटी एलोकेशन काफी कम होता है और बाकी 75% टू 90% एलोकेशन यहां पर डेट में होता है। तो ऐसे निवेशक, जैसे प्रवीण ने भी बता रही थी कि शुरुआत में कोई व्यक्ति अभी शुरुआत कर रहा है और चाहता है कि वो इक्विटी में निवेश करे, लेकिन थोड़ा सा, तो उनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड शायद अच्छे हो सकते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट के बाद हालांकि बाकी कैटेगरीज भी हैं जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे निवेशक जो प्रीडोमिनेंटली डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर चाहते हैं इक्विटी का, उनके लिए भी ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की जो कैटेगरी है ये शायद सही हो सकती है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर यहां पर काफी लिमिटेड है। बिल्कुल। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है पंकज जी, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन 10 से 25% है, मतलब 35% से कम है। और 35% का मेंशन मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि नए डेट नियम के मुताबिक 35% से कम इक्विटी एलोकेशन में इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा आपको, और आपके स्लैब के अनुसार ऐसे किसी भी फंड को आपको उसमें आएगा। तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड मतलब जो न्यू डेट टैक्सेशन है उसके मुताबिक इसमें टैक्सेशन लगेगी अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब। बिल्कुल, यहां पर आपको ना तो बेनिफिट मिलेगा इंडेक्सेशन का, ना स्पेशल रेट का। तो यहां पर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा आप कुछ है नहीं। जैसा आपके एफडी पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है और जिस टैक्स स्लैब में हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स चुकाते हैं। उसी हिसाब से अब इस तरह के फंड्स पर जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से कम है, तो यानी कि वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है और आपके स्लैब रेट पर आपको टैक्स चुकाना है। तो डेफिनेटली अगर हम उस लिहाज से बात करें तो अब वो पहले वाली बात नहीं है जहां पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। तो आप बात करते थे कि 3 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो उसके बाद में आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो और विकल्पों के मुकाबले कम हो जाएगी, तो वो अब यहां पर नहीं रहा है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, क्योंकि एज पर जो नया डेट टैक्सेशन रूल आया है, हम इनफैक्ट चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले तमाम जो हाइब्रिड फंड्स है उनके इक्विटी और डेट एलोकेशन भी दिखा रहे हैं, जिसमें कंजर्वेटिव का भी हमने जिक्र किया, उस पर चर्चा की 10 to 25% इक्विटी में है, बाकी डेट में है। तो क्योंकि मेजॉरिटी डेट में इनका एलोकेशन है, 35% से कम इक्विटी में है, तो डेट के नए रूल के हिसाब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है और टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। बाकी हम एग्रेसिव या बैलेंस देखते हैं तो उसमें 65 to 80% या 40 to 60%। उसके आगे बढ़ें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड है, उसमें जो इक्विटी एलोकेशन ज्यादा रहता है। बस इक्विटी सेविंग्स में हम देख रहे हैं अप टू 50% इक्विटी, 10 to 50% तक का जो इक्विटी एलोकेशन आप इक्विटी सेविंग्स फंड में कर सकते हैं। इस पर चर्चा हम करेंगे कि इसमें क्या टैक्सेशन के रूल्स हैं, पर जिससे पहले मैं प्रवीण के पास जाऊं, पंकज जी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में कोई फंड्स आपकी नजर में अच्छे? हाँ बिल्कुल, देखिए एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये अच्छा फंड है इस कैटेगरी में, और साथ ही एक्सिस रेगुलर सेवर फंड, ये 2 फंड्स कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। ओके, ये तो हमने कंजर्वेटिव कैटेगरी की बात की, लेकिन ऐसे निवेशक प्रवीण जो कि थोड़ा सा जोखिम लेना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या खास है विद इन हाइब्रिड कैटेगरी? मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे एग्रेसिव कैटेगरी निकल के आती है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड, स्वाति जी। और उसके साथ एक उसी का जो सबसेट है वो एक बैलेंस्ड हाइब्रिड है। पहले हम एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करते हैं।
इसमें जो सेबी का मैंडेट है वो ये बोलता है कि आपका 65% से 80% पैसा इक्विटी में रहेगा। यानी कि 65% से कम आप कभी भी इक्विटी से कम उस पे नहीं रख सकते। तो पहली बात तो इसमें इक्विटी टैक्सेशन ऑटोमैटिकली आ जाती है और थोड़ा-सा जोखिम भी बढ़ जाता है क्योंकि आपको 65% हमेशा ही इक्विटी में रखना है। पर जो आपके 35% है बचा हुआ, वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से कभी इक्विटी में या डेट में रख सकते हैं। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की जो कैटेगरी है, साथ में बैलेंस्ड जो हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी है जिसका ये मैंडेट है कि उनको 40 से 7% तक 60% तक रखता है इक्विटी में। इन दोनों को मिला के हमारे पास 31 स्कीम्स हैं और ये काफी बड़ी कैटेगरी है। 1.56 लाख करोड़ की सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स में। और अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं उन्होंने करीबन 12.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 7 साल में देखें तो 11.5% का दिया है। तो स्वाति जी, मेरे ख्याल से एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी निकल के आती है उन निवेशकों के लिए जो डिसेंट अमाउंट में इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं पर एक थोड़ा सा बफर भी चाहते हैं उनको डेट का मिले, ताकि अगर एकदम वॉलेटिलिटी आए मार्केट में, एकदम कोई डाउनसाइड प्रोटेक्शन का थोड़ा सा वहाँ स्कोप बनता है। पर जो बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी है विद इन दिस, वहां पे क्योंकि हमारा इक्विटी एलोकेशन 60% तक ही रहता है, वो डेट की टैक्सेशन में आएगा, वहां पे हमें इक्विटी का एडवांटेज नहीं मिलता है। ओके, तो अग्रेसिव और बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी की बात हुई। अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में पंकज जी, आपकी नजर में कुछ फंड्स जो हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं? बिल्कुल, देखिए अग्रेसिव हाइब्रिड की आप बात कर रहे हैं जहां पर 65% एलोकेशन मिनिमम इक्विटी में होता है। तो उस कैटेगरी में जेएम इक्विटी हाइब्रिड फंड और मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। हालांकि बहुत सारी और चॉइसेस भी हैं, बट इनमें कंसिस्टेंसी रही है और पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स और साथ ही सिक्योरिटीज, डेट पेपर्स अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये दो स्कीम अच्छी रहेंगी इस कैटेगरी में। अब एक ऐसा फंड जो कि काफी ज्यादा जिसने पॉपुलैरिटी गेन की है पिछले कुछ समय में, पंकज जी, बैलेंस एडवांटेज फंड, काफी ज्यादा इसको प्रमोट भी किया गया है। क्या वजह रही है बैलेंस एडवांटेज फंड के इस पॉपुलैरिटी के पीछे? क्या विद इन ऑल द हाइब्रिड फंड्स बैलेंस एडवांटेज फंड सबसे ज्यादा लोगों के प्रति जो एक आकर्षण है वो एंजॉय करता है? बात देखिए, ये डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी है। जब हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स में किसी भी दूसरी सब कैटेगरी की, तो वहां पर ये तय है कि इक्विटी एलोकेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, डेट मैक्सिमम कितना हो सकता है। लेकिन इस कैटेगरी में ये तय है कि एक से ज्यादा एसेट क्लास होंगे, यानी इक्विटी और डेट दोनों होंगे, लेकिन उनका एलोकेशन कितना होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है फंड मैनेजर के विजडम पर। वो डिसाइड कर सकते हैं किस टाइम पर इक्विटी ज्यादा करना है, कम करना है। और अगर आप देखेंगे तो यूजुअली 30 to 70% इक्विटी का मैंडेट होता है स्कीम में। हालांकि सेबी के अनुसार ऐसा कोई तय लिमिट नहीं है और कुछ फंड्स ने ये लिमिट ली भी हुई है कि वो अप टू 100% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। बट अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निवेश होता है वो 65% से ऊपर इक्विटी में रहता है। यदि हम ग्रॉस एलोकेशन की बात करें तो फायदा ये होता है कि किसी वक्त पर यदि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट में अभी महंगा है, यानी कि शेयर जो हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, तो वो उस वक्त पर इक्विटी एलोकेशन कम कर सकते हैं, डेट बढ़ा सकते हैं। और किसी वक्त पर यदि ऐसा लगता है कि अभी इक्विटी में अच्छा समय है निवेश का और वैल्यूएशन सस्ती है, ज्यादा निवेश इक्विटी में होना चाहिए, तो उस वक्त पर इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन की, अब यहां पर ऐसा लगता है कि यदि इक्विटी एलोकेशन 65% से कम होगा तो यहां पर आपको फिर जो इक्विटी वाला टैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। पर इस स्कीम में खासियत यह है कि यहां पर कोशिश की जाती है कि डेरिवेटिव्स के साथ या फिर आर्बिट्राज के साथ आपका जो ग्रॉस एलोकेशन है इक्विटी में वो मिनिमम 65% कर दिया जाए। यानी कि यदि आपका स्पॉट मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी है किसी वक्त पर इक्विटी में और डेट में ज्यादा है, तो उसको डेरिवेटिव से हेज करके इस तरह से किया जाता है कि आपका इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% नेट ग्रॉस हो जाता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 1 साल से अधिक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं
तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी एग्जेम्प्टेड है, और 1 लाख से ऊपर गया तो उसके ऊपर भी सिर्फ 10% के रेट से टैक्स लगता है। और शॉर्ट टर्म में भी बात करें तो 15% के रेट से यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो मतलब यहां पर है हाइब्रिड स्कीम, डेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी हो सकता है लेकिन टैक्स के हिसाब से ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। और दूसरी बात, रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, समय समय पर फंड मैनेजर अपने आप आपके लिए आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर देंगे। तो इसके लिए ये डेफिनेटली एक अच्छी कैटेगरी है और इसलिए पॉपुलर भी हुई है। ओके, और कुछ फंड्स पंकज जी क्विकली। बिल्कुल, बैलेंस एडवांटेज की कैटेगरी में एक तो पायनियर फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि सबसे पहला फंड है इस कैटेगरी का, और साथ ही एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये दोनों ही फंड इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड का फंडा समझ रहे हैं हमारे साथ पंकज मटपाल और प्रबलीन बाजपेयी है। प्रबलीन, इक्विटी और डेट के साथ अगर एक और एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल जाए तो क्या ही कहने, और ऐसा एक फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और बैलेंस एडवांटेज फंड के अलावा ये एक और फंड है विद इन दिस कैटेगरी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि इसमें गोल्ड का एक्सपोजर है। क्या इस फंड की खासियत है? मल्टी एसेट फंड, स्वाति जी जैसे आपने बोला, हमारे पास डेट, इक्विटी, गोल्ड और कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो साथ में सिल्वर का भी एक्सपोजर देते हैं और थोड़ा सा रियल एस्टेट का भी थ्रू रीट्स का एक्सपोजर देते हैं। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी निकल के आ रही है। यहाँ पे अभी लिमिटेड फंड्स हैं, करीबन 11 फंड्स हैं, और ओवरऑल AUM अभी इस कैटेगरी का बहुत ज्यादा नहीं है, करीबन 30,000 करोड़ के करीब है। पर मेरे ख्याल से अगर हम पुराने सालों के एक परफॉर्मेंस को देखें, डिफरेंट एसेट्स को देखें, तो हमने देखा है कि किसी साल इक्विटी मार्केट चमकती है तो किसी साल गोल्ड चमकता है, तो कभी डेट एंड फिक्स्ड इनकम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जो हमारे विनर्स हैं विद इन एसेट क्लासेस वो भी बदलते रहते हैं। तो ये एक फंड है जो उस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे पास एक ही फंड के थ्रू डिफरेंट एसेट क्लासेस का जब एक्सपोजर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर किसी समय में गोल्ड बेहतर करता है तो हमारे फंड को उससे सपोर्ट मिलता है, किसी साल में अगर इक्विटी अच्छा करता है तो उससे सपोर्ट मिलता है। एंड ओवरऑल कैटेगरी के अगर हम रिटर्न्स देखें तो वो भी ये प्रूव करते हैं कि इस कैटेगरी ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है। करीबन 11.5% के कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं 7 एंड 10 ईयर बेसिस पे कैटेगरी के, जहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मर्स करीबन 9% से 14% की रेंज में स्कीम्स ने मूवमेंट दिखाया है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए अगेन स्वाति जी जो रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं, अपना रिटायरमेंट कॉर्पस रखना चाहते हैं, कल को SWP करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल, या एक मॉडरेट रिस्क के साथ आ रहे हैं और एक 5 साल के करीब का होराइजन है उनके पास और बहुत ज्यादा प्योर इक्विटी एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, आई थिंक इस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए ये अगेन एक बहुत बेहतरीन कैटेगरी है। एंड ICICI हो गया, SBI हो गया, इस तरीके के फंड हाउसेस का इसमें ऑलरेडी एक अच्छा उन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिया है। एंड जैसे अब SBI ने एक अपना कुछ नया स्ट्रैटेजी चेंज किया है इसमें, सो मेरे ख्याल से और नए नए तरीके से फंड हाउसेस कोशिश कर रहे हैं कि इस कैटेगरी को बेस्ट यूटिलाइज करें। बिल्कुल पंकज जी, तो और कौन से अपार्ट फ्रॉम जैसे प्रवीण ने बताया काफी सारे पायनियर्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में मल्टी एसेट एलोकेशन, कौन से फंड आपको लगता है जिन्होंने पिछले कुछ हाल फिलहाल में अच्छा किया है प्रदर्शन? स्वाति, बिल्कुल देखिए इस कैटेगरी में फंड्स वैसे कम हैं लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें या फिर उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से, बिकॉज पास्ट रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह से वो पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। और स्वाति में एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इस कैटेगरी में सेबी की जो नियम है उसके अनुसार मिनिमम 3 एसेट क्लासेस और मिनिमम 10% एलोकेशन एवरी एसेट क्लास में होना जरूरी है। पर मैं आपको बता दूं कि अब क्योंकि जो नियम है टैक्स के हिसाब से वहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 35% होगा, तो मतलब कि क्वालिफाई हो जाएगा जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आज आप देखें अधिकतर स्कीम में तो यहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% या उससे अधिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यदि कोई निवेश करता है, भले आपका डेट में निवेश है, आपका गोल्ड में भी है
लेकिन आपको यहां पर जो बीच वाला टैक्सेशन है, मतलब एक तो ये हो गया कि जहां पर कोई भी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बेनिफिट नहीं मिलना है और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगना है। और एक कैटेगरी वहां पर है जहां पर इक्विटी टैक्सेशन, यानी कि जहां पर आपको 10% शॉर्ट 15% शॉर्ट टर्म में और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% मिनिमम होता है। लेकिन ये जो कैटेगरी है इसको ऐसे मैनेज किया जा रहा है कि इक्विटी एलोकेशन आपका मिनिमम 35% यहां पर होगा। तो इसकी वजह से यहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा और 3 साल तक होल्ड करते हैं तो इंडेक्सेशन के साथ में 20% के रेट से टैक्स पे करना होगा। तो ये कैटेगरी अभी बहुत पॉपुलर होने वाली है। बिल्कुल। और जब बाजार में हम उथल पुथल देखते हैं, उतार चढ़ाव में, हमें कुछ ऐसी ही कैटेगरी ध्यान में आती है और उसमें भी आर्बिट्राज फंड काफी ज्यादा पॉपुलर हैं प्रबलीन। तो काफी ज्यादा बाजार के वॉलेटिलिटी में आर्बिट्राज फंड कैसे काम करते हैं? जी स्वाति जी, आर्बिट्राज फंड्स को अगर हम देखें तो अक्सर इनको रिस्क फ्री रिटर्न के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो आपकी स्पॉट मार्केट्स होती हैं और फ्यूचर मार्केट्स होते हैं, उनमें जो प्राइस डिफरेंस होता है शेयर प्राइसेस का, उनको उनके इंटरप्ले पे वर्क करते हैं। और एक जो रिटर्न निकालते हैं ये करीबन 4 to 6% की ब्रॉडली रेंज में रहता है। पर इस कैटेगरी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली एचएनआईज के लिए या वो लोग जो हायर इनकम स्लैब में हैं, उनके लिए ये है कि उनके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं वो थोड़े बेहतरीन निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन लगती है। तो जो पर्पस होता है शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए कि आपको 3 महीने 6 महीने के लिए पैसा लगाना है या आपको पैसा रखना है और आपको श्योरिटी नहीं है कि आप कब निकालेंगे, पर आप एफडी में नहीं रखना चाहते बिकॉज ऑफ हायर टैक्सेशन, वहां पे ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है टू एनी अदर डेट प्रोडक्ट जो हम पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। और जो आर्बिट्राज फंड्स का जो मैकेनिज्म है कि आप स्पॉट मार्केट्स में खरीद रहे हैं, फ्यूचर मार्केट्स में बेच रहे हैं, एक्सपायरी के टाइम पे आप उन पोजीशंस को रिवर्स करते हैं, उससे ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट रिस्क फ्री बन जाते हैं। तो बिना ज्यादा जोखिम के एक डिसेंट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस या इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। और जो पर्पस है वो उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स। बिल्कुल। और एक और कैटेगरी जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है इक्विटी सेविंग स्कीम। पंकज जी, इक्विटी सेविंग स्कीम, इसका कॉम्पोजिशन क्या कहता है? क्योंकि कई फंड्स में इतना माइन्यूट डिफरेंस है एलोकेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी कि निवेशक भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। पॉपुलर स्कीम्स में तो अभी हमने चर्चा की, जैसे बैलेंस एडवांटेज है, मल्टी एसेट एलोकेशन है, आर्बिट्राज भी काफी ज्यादा लोगों को मालूम है। इक्विटी सेविंग स्कीम की क्या खासियत है? स्वाति, इक्विटी सेविंग्स फंड जो है ये कैटेगरी भी बहुत अच्छी है। जैसा अभी प्रवीण ने बताया कि जो आर्बिट्राज है बेसिकली वो स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव के बीच में आप सिर्फ आर्बिट्राज कर रहे हैं, एक्चुअल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और लेकिन जो टैक्सेशन है वो आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। तो ये जो इक्विटी सेविंग्स फंड है यहाँ पर 10% एलोकेशन आपका डेट में होता है, बाकी इक्विटी में होता है। लेकिन इक्विटी में बेसिकली जो एलोकेशन है वो ज्यादा आर्बिट्राज के थ्रू होता है और थोड़ा एलोकेशन यहां पर एक्चुअल जो कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट हम बोलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो फायदा यह है कि यदि आप किसी डेट और इक्विटी में कर रहे होते थे और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में होता, तो मतलब वो कंजर्वेटिव हैबिट फंड बन जाता और आपका टैक्सेशन वहां पर थोड़ा ज्यादा हो जाता। लेकिन इस कैटेगरी में क्योंकि आर्बिट्राज को इंक्लूड किया गया है और आर्बिट्राज के साथ आपका जो मिनिमम इक्विटी एलोकेशन है वो 65% हो जाता है, तो ये स्कीम इसके लिए अच्छी है कि यहां पर थोड़ा डेट है, थोड़ा इक्विटी है, बाकी आर्बिट्राज के थ्रू इसको मैनेज किया गया है और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स यहां पर आप बेहतर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इक्विटी टैक्सेशन यहां पर अप्लाई होगा। तो ऐसे निवेशक जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट चाहते हैं लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न्स वो बेहतर पाना चाहते हैं एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, उनके लिए शायद ये एक अच्छी कैटेगरी मानी जा सकती है। और मैं साथ ही इस कैटेगरी के अपनी चॉइस के फंड्स भी बता देता हूं जो काफी समय से अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनका जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वो भी काफी प्रॉमिसिंग लगता है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड और साथ ही मेरे एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड मेरे हिसाब से इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। और प्रवीण, सम अप करने के लिए
सुनने में तो हाइब्रिड कैटेगरी ऐसी लग रही है कि इक्विटी डेट की के समावेश से एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐसा टेंशन फ्री काइंड ऑफ फंड शामिल करना है तो हो सकता है, पर क्या यही एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए हाइब्रिड फंड में निवेश करने का? जी स्वाति जी, आई थिंक हमने बहुत सारे अच्छी बातें बताई हैं इस कैटेगरी की, बट एक दो चीजें का जिसका इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में आपने अगर थोड़ा एलोकेशन ले लिया तो वो आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही है। यानी कि आपको जो अपना एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे करना है वो अलग है, कि आपका ओवरऑल पैसा इक्विटी में कितना जाना है, डेट में कितना जाना है, गोल्ड में कितना जाना है। क्योंकि जो भी हाइब्रिड फंड आप लेंगे वो उसका एक छोटा हिस्सा होगा और आप उसको सब डिवाइड करके चेक करेंगे ऑफ कोर्स कि आपका इक्विटी और वो डेट में कितना हिस्सा बनाता है। बट यानी कि इस फंड में पैसा डालना अपने आप में सोल्यूशन नहीं है एसेट एलोकेशन का, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो यहाँ गौर देने की है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स के चेंजेस हुए हैं और फंड हाउस वाइज भी कुछ कैटेगरीज को अपने तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जैसे मल्टी एसेट हो गया, बैलेंस एडवांटेज हो गया। तो यहाँ पे स्वाति जी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अपना पैसा डालने से पहले एक बार रीचेक कर लेना चाहिए कि वो फंड हाउस एग्जैक्टली अपनी उस स्कीम को कैसे चलाने वाला है, ताकि उनके पास शुरुआत से ही क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन हो। एंड इसके अलावा क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर एक ठीक ठाक मात्रा में कुछ कैटेगरीज में होता है, तो वहां पे एक रिस्क रहेगा अगर एकदम से मार्केट्स में गिरावट आती है। बट एक लंबे समय के लिए मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर के लिए और इक्विटी और डेट के रिटर्न्स के बीच के अगर आप रिटर्न से खुश हैं विद लेसर रिस्क, तो ये कैटेगरीज आपके लिए काफी अच्छी रह सकती हैं। बिल्कुल, तो हाइब्रिड फंड का पूरा फंडा हमने आज समझा। पंकज जी और प्रवीण, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ आज के मनी गुरु के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।